गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे शानदार प्लेटफॉर्म वेमपेक्स में। और आज हम 23 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी न्यूज हैं, वो सारे कवर करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे, 100% आएंगे ही आएंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग पूरे दिन का कवरेज लेकर आते हैं, तो इसलिए चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम में ये आएंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रत्येक वर्ष 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग को अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 23 जून को क्या मना रहे हैं हम, वर्ल्ड ओलंपिक डे। वर्ल्ड ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है हर साल। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। देखिए, और इस बार जो ओलंपिक डे मनाया जा रहा है और इसका थीम क्या है, हर जो इंटरनेशनल डे होता है उसका स्पेशल एक थीम रखा जाता है हर साल। तो इसका क्या थीम है, इसका थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्टे सेफ एंड स्टे एक्टिव with the Olympic Day work on 23rd June। ओके, तो क्या है इसका थीम, इसका थीम है स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्क ऑन द 23rd जून। अगर मैं बात करूं ओलंपिक डे की अगर हम बात करें तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले 1894 में 1894 में इसकी शुरुआत की गई। और यहाँ पर कितने देश थे, पूरे देश तो शामिल नहीं होंगे पहली बार, तो पहली बार इसमें केवल 12 देशों ने सहभागिता ली थी। सिर्फ 12 देश इसमें शामिल थे। ओके, देखिए, और जो पहला ओलंपिक गेम जो है वो एथेंस में खेला गया। कहाँ खेला गया, क्वेश्चन अगर आता है कि पहला ओलंपिक डे कहाँ खेला गया तो आपका आंसर एथेंस होगा। यहाँ या फिर वहां पे एक ऑप्शन और दे सकता है, ग्रीस। जो ग्रीस है उसको ही हम एथेंस भी कहते हैं। तो ग्रीस में ये पहला ओलंपिक गेम खेला गया। अब देखिए, ये गेम जो है वो हुआ 15 अप्रैल। कब हुआ ये गेम, तो ये हुआ 15 अप्रैल 1896 में। कब हुआ, 1896 में हुआ। और इसमें देखिए, जब इसका गठन कब हो रहा है, 1894 में, 2 साल बाद ये पहला गेम भी आयोजित कर देते हैं। और इसमें 14 देश शामिल होते हैं। पहले गेम में 14 देश शामिल होते हैं। ओके, और जब इसके गठन की बात की जाती है तो उसमें कितने देश थे, उसमें थे 12। अभी मैंने बताया था ना, 12 देशों ने मिलकर ये ओलंपिक गेम खेलना शुरू शुरू किया था। और फर्स्ट गेम में 14 देश, ओके, 14 देश शामिल हुए। जो ओलंपिक डे है, ये जो हम देख रहे हैं ओलंपिक गेम के बारे में, जिसमें सभी देश आजकल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके बेसिकली थ्री पिलर्स हैं जिसके बेस पर ये काम करता है। कितने हैं ये 3 पिलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो पहला पिलर है, ये कहता है हमारा पहला पिलर है मूव, चलिए क्रिया करते हैं। दूसरा है लर्निंग, कि गेम से और एक दूसरे से जो भी पार्टिसिपेट करता है इसमें वो सीखता है। क्या है, मूव, लर्निंग, एंड थर्ड है डिस्कवर, ये खोज करता है।
नई नई चीजों को और नए टैलेंट की ये खोज करता है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं साहब, मूव, लर्निंग एंड डिस्कवर। डिस्कवर, ये तीनों है ओलंपिक के 3 पिलर्स, और इसी बेस पर पूरा ओलंपिक गेम चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योग विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, ये किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में ये योग विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ओके, देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन मेडिटेशन एंड योगा साइंस। ओके, मेडिटेशन और योगा साइंस के लिए डिप्लोमा कोर्स को लॉन्च किया है, और ये कब किया गया है? 21 जून को, जैसा कि योगा डे सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी दिन ये डिप्लोमा कोर्स भी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, अगर मैं बात करूं हमारी दिल्ली की, कि दिल्ली क्या है भाई, मान लीजिए ये दिल्ली है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली जो दिल्ली है, आप लोगों को पता ही है, वो हमारे कंट्री की कैपिटल है। ओके, और ये कैपिटल कब बनी? ये कैपिटल बनी 1956। ओके, 1956 में इसे कैपिटल बना दिया गया। और देखिए, और इसमें टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है अनिल बाजपेयी बाइजल। ओके, बाइजल, अनिल बाइजल इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और इनके सीएम आप लोग को पता ही है, अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी इनके सीएम हैं। और यहाँ की जो विधानसभा सीट है, अगर मैं दिल्ली की विधानसभा सीट की बात करूं, तो इसकी 70 सीटें हैं टोटल विधानसभा सीट, और लोकसभा में इसकी 7 सीटें हैं, और राज्यसभा में 3 सीट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम देख लेते हैं आगे का। देखिए, ये जो पूरा पाठ्यक्रम चलाया गया है, तो उसके बारे में देखिए, ये जो कोर्स है वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होगा। 1 साल का होगा, कब तक का? 1 साल का। और इसमें 450 सीटें हैं। 450 जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इसमें बेसिकली कुछ ट्रेनर्स है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि योगा से रिलेटेड बच्चों को, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको ट्रेन करेंगे। ओके, अब देखिए क्या हुआ था, और इसके लिए ना स्पेशली एक सेंटर भी खोला जाएगा। एक सेकेंड, सेंटर भी खोला जा रहा है। ओके, और रिसेंटली जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उसने कोविड से बचाने के लिए, कोविड के से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या किया था? 5,000 युवाओं को हेल्थ केयर और कोविड अवेयरनेस फैलाने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसमें 5,000 युवाओं को गवर्नमेंट जोड़ेगी, और उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 दिनों की ये ट्रेनिंग है, और इसमें लोगों को कैसे अवेयर करना है, कोविड टीकाकरण के लिए कैसे उनको बताना है कि भाई जाओ और टीकाकरण लगवाओ। तो क्योंकि लोगों में एक फियर है कि नहीं, हम टीकाकरण वो जल्दी नहीं करवा रहे हैं, आगे नहीं आकर बढ़ रहे हैं। तो इस फियर को दूर करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, और कोविड से कैसे बचा जा सकता है, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो गवर्नमेंट चला रही है। और इसका जो उद्देश्य है 5,000 युवाओं को ट्रेन करने का, ये बेसिकली डॉक्टर्स और नर्सेस को असिस्टेंट का काम करेंगे। ये जो युवा इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, वो डॉक्टर और नर्सेस को असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। और हाल ही में एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैंपेन भी चलाया है,
उस कैंपेन का क्या नाम है? जहां जहां वोट वहां, एक मिनट, ओके, तो इस कैंपेन का नाम है जहां वोट वहां वैक्सीन। ओके, ये है इस कैंपेन का नाम। देखिए, ये जो डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से हुए अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो इसके बारे में हमें बताना है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य ने आशीर्वाद योजना शुरू करी है? ओके, तो ये बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो भी है वो आजकल बहुत न्यूज में बना हुआ है, तो आप लोगों को बताना है। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो उड़ीसा सीएम है उन्होंने आशीर्वाद स्कीम को लॉन्च किया है, अनाउंस किया है, और इसमें क्या होगा, 1 अप्रैल 2020 के बाद से जितने भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है जितने बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है तो उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाएगा, उनके हेल्थ केयर को पूरा फोकस किया जाएगा, और उनके एजुकेशन के लिए फोकस किया गया है इसमें। और साथ ही साथ जो उनका अगर कोई रिलेटिव है और उनकी देखभाल कर रहा है तो उसको भी सहयोग देने की बात की जा रही है। देखिए, जिस बच्चे ने अपने मदर और फादर दोनों को खो दिया है उनको पर मंथ 2500 अमाउंट देने की बात की जा रही है इस स्कीम के थ्रू। और जिन्होंने अपने घर में मदर हो या फादर जो उनके घर में कमाने वाले थे और उनको खो दिया है तो वो 1500 रुपए हर महीने उनको दिए जाएंगे। और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं और किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो उनको पर मंथ 1000 क्या अमाउंट देने का बात हो रहा है। और देखिए, और इन बच्चों के लिए हेल्थ केयर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो हेल्थ केयर का जो काम है वो बेसिकली स्वास्थ्य कल्याण योजना, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जो कि उड़ीसा की योजना है, वो भी उसके थ्रू हेल्थ केयर प्रोवाइड कराया जाएगा। और ग्रीन पैसेज स्कीम जो कि वहां की गवर्नमेंट का एक स्कीम है उसके थ्रू इन बच्चों को हायर एजुकेशन दिया जाएगा। किस स्कीम के थ्रू? ग्रीन पैसेज स्कीम के थ्रू इन बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। और फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत इनके फूड और इनके न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और देखिए, जो भी इनके रिलेटिव्स हैं, जो बच्चे जो अनाथ हो गए उनके जो रिलेटिव्स हैं और उनका टेक केयर करते हैं, तो उन पेरेंट्स को, जो नए पेरेंट्स हैं उनको हर गवर्नमेंट स्कीम में मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम उड़ीसा की। तो ये हमारी उड़ीसा है। ओके, ये हमारी उड़ीसा है। और इसका गठन कब हुआ भाई? अगर क्वेश्चन आता है इसका गठन कब हुआ, तो 1936 में ही इसका गठन हो गया था। और इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। ओके, और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है? इसमें 30 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। कितने? 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। और आज यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? अगर क्वेश्चन आता है उड़ीसा की गवर्नर का नाम बताइए और ऑप्शन दे देता है तो उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा गणेश लाल। कौन? गणेश लाल यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम कौन है भाई? तो यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। और यहाँ की टोटल जो लोकसभा सीट है वो है 21 और राज्यसभा सीट जो है वो है 10। ओके,
तो लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा सीट 10 है यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबी द्वारा पुनर्गठित किए गए टेक ओवर पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी द्वारा पुनर्गठित किए गए टेक ओवर पैनल के अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में हमें बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है एन के सोडी। कौन है? हमारे जो नए टेक ओवर पैनल के अध्यक्ष हैं वो है एन के सोनी। और देखिए इनके अलावा यहाँ पर मैं बताती हूँ, सेबी के 2 नए सदस्य और जुड़े हैं, वो है एन वेंकट रमन और डिलॉयट इंडिया के सीईओ। तो ये दोनों सेबी के नए सदस्य बने हैं। ओके, और जो मिस्टर सोडी है, एन के सोनी, उनको अध्यक्ष चुना गया है टेक ओवर पैनल के लिए। और जो मिस्टर सोनी है वो देखिए कर्नाटका और केरल है, यहाँ के पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। क्या है? एक सेकेंड। केरल और कर्नाटका हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ ये अपील ट्रिब्यूनल सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल, इसके भी फॉर्मल ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं हम रिसेंटली क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो सेंटर ने क्या किया है, अनंता बरुआ है उनके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है। ओके, और जो सेबी है उसने जो फ्रैंकलाइन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर 15 करोड़ अमाउंट जो है एज अ पेनल्टी लगाया है। क्यों? क्योंकि इसने सेबी के रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन किया है, वायलेशन ऑफ सेबी रेगुलेशंस। तो इसलिए इसके ऊपर 15 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है। और देखिए जो नया टेक ओवर पैनल है उसमें कौन कौन से सदस्य हैं। तो अभी हमने बात की जस्टिस एन के सोनी, ये हाई चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एंड केरला। और दरीश कमता, ये हैं फॉर्मर एडवोकेट जनरल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो जो ये कौन है, महाराष्ट्र के फॉर्मर एडवोकेट ऑफ जनरल है थॉमस मैथ्यू। थर्ड है हमारे थॉमस मैथ्यू, और ये हैं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और एन वेंकट रमन है एमडी और सीयू डिलॉयट इंडिया के। ओके, एमडी हैं और सीईओ थे डिलॉयट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय शॉट पुट खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो जो तजिंदर पाल उन्होंने शॉटपुट खिलाड़ी के रूप में ओलंपिक में अपने आप को रजिस्टर किया है। ये देखिए इसमें क्या था, जब इनका कंपटीशन हुआ तो देखिए इसमें निश्चित किया गया था कि जो खिलाड़ी 21.10 मीटर तक, एक सेकेंड,
देखिए इसमें कहा गया था जो 21.10 मीटर तक की शॉर्ट पुट फेंकेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा, बट इन्होंने 21.49 मीटर तक की अपनी शॉर्ट पुट बॉल फेंकी। ओके, तो ये क्वालिफाई हो चुके हैं। ओके, और इससे पहले इन्होंने इंडिया का ही 2 बार रिकॉर्ड तोड़ा है। इंडिया का 2 बार का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। और ये जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हुए थे 2019 में। अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था 2019 में, और 2018 में इनको शॉर्ट पुट में ही गोल्ड मेडल भी दिया गया था। क्या दिया गया था, कौन सा अवार्ड दिया गया था? गोल्ड भी इन्होंने जीता था 2018 में, और 2017 में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। तो ये है इनकी अचीवमेंट्स। 2017 में सिल्वर मेडल, 2018 में गोल्ड, एंड 2019 में अर्जुन अवार्ड इन्होंने जीता है। इनके अलावा जो ओलंपिक इनके अलावा जो टोक्यो 2021 चल रहा है उसमें भारत के लगभग 7 खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। ओके, कितने? 7। उसमें से पहली है फौदा मिर्जा, दूसरी पटनायक प्रणति पटनायक, नेत्रा कुमारन, और फिर है अर्जुन जाट और अरविंद सिंह। ये देखिए अर्जुन जाट और अरविंद सिंह, मीराबाई चानू, और सेवेंथ रेसलर जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। कितने? 7 रेसलर्स ने भी 2020 के टोक्यो जो गेम चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIBA की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये हमारा करेक्ट आंसर बताइए कि कौन है। कौन सी जो पहली भारतीय महिला है उन्होंने AIBA में कोच समिति सदस्य के रूप में नियुक्ति पाई है? तो फर्स्ट है कि डॉक्टर तदांग मीनू, फिर सेकंड लवलीना बोगरहीन, या थर्ड स्वीटी बुरा, और फोर्थ सिमरनजीत कौर। कौन हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन ए, डॉक्टर तडांग मीनू जो है उनको AIBA की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं, और इन्होंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम भी किया हुआ है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ओके, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज अ प्रोफेसर भी काम किया है। इनका पूरा एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग में इनका पूरा एक्सपीरियंस है, और ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज वुमेन कमीशन की ये चेयरमैन भी रह चुकी हैं। ओके, तो इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? तो भाई ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर चुके हैं, इनका बॉक्सिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और फॉर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन कमीशन की ये चेयरमैन भी रह चुकी हैं, और ये प्रेसिडेंट भी हैं कहाँ की? तो ये है अरुणाचल अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी AIBA की ये प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, जिनकी सदस्य ये बनी है, तो इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, कब हुई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि AIBA
की स्थापना कब हुई, तो हमारा आंसर होगा 1946। और इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ओके। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान समय में वो हैं डॉक्टर मोहम्मद मुहतसिन। ओके। इनके जो प्रेजेंट इनके जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर मोहम्मद मुहतसिन। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए कि जो जिस जिस भारतीय खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग में क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक में, उसमें ये सारे सदस्य हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है और क्वालिफाई किया है। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, इसकी स्थापना कब हुई, अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि राज्य के पुनर्गठन हमारा किया गया था, तो इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी लेवल के एग्जाम्स में। तो इसमें अगर पूछ ले कि भाई अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, तो हमारा आंसर होगा 1972 में इसका गठन हुआ। और ये एक स्टेट के रूप में बना 1987 में। इसको एक राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। ओके। और इसका जो इसकी कैपिटल है वो है ईटानगर। ईटानगर इसकी कैपिटल है। और इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछे तो 25 इसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और गवर्नर कौन है भाई, तो इसके गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा इसके गवर्नर हैं। ओके। कौन है, बीडी मिश्रा इनके गवर्नर हैं। और सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के। तो अब मैं बता देती हूँ, बट अपने आंसर वीडियो को पोस्ट करके और फिर दीजिए। तो पेमा खांडू, पेमा जो खंडू हैं वो हैं यहाँ के सीएम। और इसकी राज्यसभा में टोटल 1 सीट है और लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं। पॉलिटी के ये क्वेश्चन बढ़ते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीट है और लोकसभा में कितनी सीट है, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी के अनुसार एलोवेरा मेमोरी चिप बनाने में उपयोगी हो सकता है। किस आईआईटी के अनुसार जो एलोवेरा है वो मेमोरी चिप बनाने में उपयोगी हो सकता है, ये हमें बताना है। बताइए कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, बताइए भाई। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए फटाफट। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए, स्टॉप कीजिए वीडियोस को और अपने आंसर्स भी दीजिए। एक्टिव रहना जरूरी है। तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आईआईटी इंदौर ने ये नई खोज करी है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो एलोवेरा है उसमें ये केमिकल पाया जाता है जिसमें लॉन्ग लास्टिंग और एक शिथिल यानी ठंडी चिप का निर्माण किया जा सकता है। एक केमिकल इसमें पाया जाता है, ये कहा जा रहा है। ओके। और इस केमिकल के थ्रू हम लोग एलोवेरा से मेमोरी चिप बना सकते हैं। 2021 में हमने जो मेमोरी चिप्स हैं उसकी कमी का सामना किया है, इसलिए ये नई खोज जो है काफी कारगर साबित हो सकती है। ओके। आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए एक इलेक्ट्रिक देखिए इसमें कहा जा रहा है ना कि ये जो मेमोरी बनाई जाएगी, ओके, ये जो मेमोरी बनाई जाएगी इसमें एक तरह का केमिकल है और उस केमिकल का यूज करके ही ये चिप बनाया जाएगा। और देखिए 2021 और 20 में ग्लोबल चिप शॉर्टेज का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये खोज की जा रही है और कई इंस्टीट्यूशन इसके पीछे लगे हुए हैं। और रिसेंट जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं आईटी सेक्टर में, वो क्या क्या हुए हैं,
तो भाई आईआईटी रोपड़ ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जीवन वायु की खोज की है। और इसमें क्या है, जो हम सिलेंडर्स की बात करते हैं, ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, तो जीवन वायु उसमें पूर्ति करने की क्षमता रखता है। ओके। और जो आईआईटी रोपड़ है उसने ही एक नई टेक्निक और डेवलप करी है जिसको फेक बस्टर कहा जा रहा है। ओके। और जो इंडिया की 3 आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईसी बैंगलोर, इनको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2022 में टॉप 200 में जगह दिया गया है। तो भारत की 3 आईआईटी यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2020 में स्थान दिया गया है। और आईआईटी आईआईटी खड़गपुर ने एक साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक का भी निर्माण किया है। तो ये सारे थे कि आईआईटी के सेक्टर में क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो आईआईटी रोपड़ है उसने जीवन वायु डिवाइस जो है उसका निर्माण किया है, और आईआईटी रोपड़ ने और मोनाश यूनिवर्सिटी ने, इन दोनों ने मिलकर फेक बस्टर जो डिटेक्टर है उसका निर्माण किया है। और 3 यूनिवर्सिटीज हैं भारत की, कौन कौन सी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बैंगलोर। इन तीनों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2020 के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें 200 जो आईआईटी यूनिवर्सिटीज हैं वो शामिल हैं। और जो आईआईटी खड़गपुर है उसने क्या डेवलप किया है, साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक। तो इसमें क्या होगा, जो साइक्लोन आने वाली है उसको हम पहले डिटेक्ट कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सबसे अधिक एक दिन का टीकाकरण प्राप्त होता है, और एक दिन में कितने लोग टीकाकरण करते हैं। आप लोगों को पता ही है, 21 जून से भारत में 18 वर्ष से ऊपर की जो आयु के लोग हैं उन सभी का टीकाकरण किया जा रहा है 21 तारीख से। तो बताइए कि एक दिन में कितना रिकॉर्ड रहा है पहले दिन का। तो एक दिन में हमारा रिकॉर्ड देखा गया है 80 लाख। कितने, 80 लाख लोगों ने एक दिन में टीकाकरण कराया है। ओके। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। ये देखिए, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसने कोविड के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए और कोविड-19 जो वॉरियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए और उनमें प्रोत्साहन भरने के लिए एक कैंपेन चलाया है। और उस कैंपेन का क्या नाम है भाई, तो उस कैंपेन का नाम है जान है तो जहान है। जान है तो जहान है इस कैंपेन का नाम है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसने क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंटलाइनर वर्कर्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। और इसका जो मुख्य काम है क्या है, अवेयरनेस को फैलाना। देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि जो थर्ड वेव आने वाली है, जिसकी थर्ड वेव की बात की जा रही है, तो ऐसी नौबत ना आए कि हम उसको हैंडल ना कर पाए। तो इसलिए जगह जगह पर सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और लोगों में जितना अधिक से अधिक अवेयरनेस हो सके वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। और देखिए, जो 80 लाख की पॉपुलेशन जिसका टीकाकरण किया गया है वो इजराइल के टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। और जो न्यूजीलैंड है उसके पॉपुलेशन के 2 गुना है। जो 80 लाख हमारी एक कंट्री ने एक दिन में लोगों का टीकाकरण कर दिया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। और नीति आयोग, देखिए आगे हम देखते हैं कि नीति आयोग ने और
पिरामल फाउंडेशन ने, इन दोनों ने ही सेफ हम सुरक्षित तुम कैंपेन चलाया है। इस कैंपेन का भी सेम उद्देश्य है, लोगों को अवेयर करना। और जो जम्मू कश्मीर का व्यान व्यान गांव है उसको फ्री विलेज घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट विलेज ऑफ वैक्सीनेटेड ऑल इट्स अडल्ट पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19। तो इस विलेज में ऐसा विलेज बन गया है जहां पर सभी को वैक्सीन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बताना है हमारा करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो बताइए कि किसको सम्मानित किया गया है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुमिता मित्रा को, जो कि भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ है, उनको यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार 2021 में अनाउंस हुआ। और ये बेसिकली जो केमिस्ट के लाइन में जो भी न्यू इनोवेशंस करते हैं, नई खोज करते हैं, उनको दिया जाता है। और ये यूरोप का सबसे प्रेस्टिजियस इनोवेशन प्राइज होता है। ओके, और इन्होंने डेंटल एरिया में एज अ डेंटिस्ट इन्होंने नई खोज करी है। और देखिए इनको कई अवार्ड्स मिले हैं। इनके कुछ अचीवमेंट्स हम देख लेते हैं। तो इनको अमेरिकन केमिकल सोसाइटी हीरो ऑफ केमिस्ट्री 2009 में भी इनको नॉमिनेट किया गया था। और दूसरा हम देखते हैं कि यूएस नेशनल इनोवेटर हॉल ऑफ फेम में इनको 2018 में इंट्रोड्यूस भी किया गया, इनको शामिल किया गया। और नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में भी इनको 2021 में चुना गया है। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की लॉरेन हर्बर्ट क्वालिफाई योग्यता को संशोधित करते हुए ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी? कौन है वो, कहां से बिलोंग करती हैं, वो हमें बताना है। कि लॉरेन हर्बर्ट ने, जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक में, तो ये किस देश से संबंधित हैं? और ये देखिए पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक में। तो ये बेसिकली न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की? न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। ये रहे। ओके, अब देखिए जो न्यूजीलैंड ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने इनको वेटलिफ्टर के रूप में स्थान दिया है ओलंपिक में। और इन्होंने इनको बेसिकली वुमेन जो वुमेन कैटेगरी 87 केजी की जो कैटेगरी है उसमें शामिल किया गया है। और ये पहली फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। ओके, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। इनका क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए इसको रिमेम्बर रखिएगा कि ओलंपिक में शामिल होने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। और देखिए इन्होंने 2013 में अपनी सर्जरी कराई थी, लिंग परिवर्तन कराया था। और उससे पहले इन्होंने एज अ वुमेन कई अवार्ड जीते हैं। और उसके बाद इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं न्यूजीलैंड के लिए। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर ये 43 वर्ष की हैं। और 2013 में इन्होंने जेंडर ट्रांसमिशन से पहले सिल्वर अवार्ड जीता वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और 2015 में इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में वुमेन एथलीट, ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट में भी अवार्ड जीता है। ओके, ये देखिए। नेक्स्ट, रिसेंटली ओलंपिक से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए रोमानिया को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था, टोक्यो ओलंपिक वेटलिफ्टिंग कंपटीशन से बाहर कर दिया गया था। ओके, और जो सुमित मलिक हैं इंडिया के, तो इनको रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। कौन? सुमित मलिक।
उनको रेसलिंग से बैन कर दिया गया। और जो अरुणा तंवर हैं, ये अरुणा तंवर है, ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने ताइक्वांडो एथलीट को क्वालिफाई किया है फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स। और देखिए 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक एक 2020 समर ओलंपिक होने वाला है। तो ये कहाँ पर होगा, कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो भाई टोक्यो में ये लोकेटेड है। और इवेंट कितने होंगे, तो 339 इवेंट होंगे और इसमें 33 स्पोर्ट्स होंगे। और इसका जो मोटो है, इसका जो एम है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस इसका एम है। तो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में अपने आंसर जरूर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग एक्टिवली पूरा पार्टिसिपेट कर सके। तो थैंक यू फॉर ऑल। और ज्यादा हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और जाकर चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए।